हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टार पे। जहां अभी आप देख सकते हैं कि हम एक कीपैड ऐप बनाने वाले हैं जो कि कंप्लीट एक मर्ज स्टैक बिल्ड है। तो यहाँ पे आप इसका यूआई देख सकते हैं और इसका डेटा जो कि डेटाबेस मोंगोडीबी पे बेस्ड है। तो चलिए आज हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसका यूआई आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाई गई है और इसके अंदर स्क्रॉल बार भी मॉडिफाई की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, जिसके हम नाम देते हैं कीपर ऐप। इसके अंदर हम 2 फ़ोल्डर बनाएँगे, एक फ्रंट एंड के लिए, दूसरा बैक एंड के लिए। तो सबसे पहले फ्रंट एंड फ़ोल्डर में जा कर के हम इसे ओपन विद वीएस कोड कर देते हैं। इसके अंदर फिर हम न्यू टर्मिनल ओपन करके रिएक्ट ऐप और इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो कि है कीपर ऐप, फिर एंटर प्रेस करना है। इसे प्रेस करने के बाद हमारा रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज होगा। इसे होने में कुछ मिनट लगेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो मैं आपको वेट नहीं कराना चाहता, तो अब डायरेक्ट स्किप करते हैं जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब। तो अब हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे स्टार्ट करने के लिए हम अपने डायरेक्टरी में जाएंगे सबसे पहले, जो कि कीपर ऐप है। तो सीडी कीपर ऐप एंटर, फिर यहाँ पे अब हम करेंगे npm स्टार्ट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट को हमारे लिए स्टार्ट कर देगा। ये एक बॉयलर टेम्पलेट है जो कि रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो किसी भी रिएक्ट ऐप को हमें रन करने से पहले सबसे पहले इसे ये स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम जो करने वाले हैं वो है इसका क्लीनिंग करना। तो जो भी अननेसेसरी फाइल है उसे हम अब क्लीन करने जा रहे हैं। तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही अभी आप फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब फाइल्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 फाइल्स चाहिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सब सिर्फ ये फाइल चाहिए हमें। और एस आर सी फोल्डर में ऐप डॉट सी एस एस रहेगा, ऐप डॉट जेस। ये ऐप टेस्ट नहीं चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, रिपोर्ट वेब वाइटल नहीं चाहिए, सेटअप टेबल नहीं चाहिए हमें। उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से अननेसेसरी डेटा हमें हटाना होगा। ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पीएनजी भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसे सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐप डॉट सी एस एस, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। सेव ऐप डॉट जी एस, ऐप डॉट जी एस ये लोगो नहीं चाहिए हमें, ये रखना है हमें। फिर ऐप, यहाँ डेमो के लिए हम लिख देते हैं हेलो। सेव कर दिया। अभी एरर आएगा क्योंकि अभी और कुछ क्लीनिंग बाकी है जो कि अभी अधूरा है। ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सी एस एस इंडेक्स डॉट जी एस से रिपोर्ट वाइटल्स चाहिए हमें, ये भी। अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो मैं एक टर्मिनल अभी क्लोज कर दूँ। अब हम जाके अपना क्रोम में चेक करेंगे तो ये रन हो जाना चाहिए। तो हमारा हेलो वर्ल्ड सक्सेसफुली दिख रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल्स क्रिएट करना यूआई का। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट चाहिए हमें बेसिकली रिएक्ट में बनाने के लिए। पहला कंपोनेंट जो कि ये हेडर रहेगा, दूसरा कंपोनेंट ये div फॉर्म रहेगा जो कि हम इनपुट प्रोवाइड कराएंगे, तीसरा कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पे ये सारे डेटास को दिखाने के लिए, सारे कीपर ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए रहेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, फिर और ये रहा हमारा थर्ड कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एसआरसी फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम देंगे कंपोनेंट्स। फिर इसके अंदर हम 3 फोल्डर बनाएंगे वो तीनों कंपोनेंट्स के लिए। फर्स्ट का नाम रहेगा
हेडर, दूसरे का नाम रहेगा मैं रख देता हूँ ऐड कीपर, और तीसरे का नाम रहेगा शो कीपर। यहाँ अभी मिस्टेक हो गया मुझसे, हेडर के अंदर ही ऐड कीपर बन गया जो कि मुझे नहीं चाहिए, हेडर के साथ मुझे बाहर चाहिए। तो दोबारा मैं कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और प्लस फोल्डर पे क्लिक करके ऐड कीपर, हमारा तीनों कंपोनेंट लगभग फोल्डर रेडी है। अब इसके अंदर न्यू फाइल ऐड कीपर डॉट जी एस, ऐड कीपर डॉट सी एस एस, ऐड हेडर, सिर्फ हेडर है तो हेडर डॉट जे एस, हेडर डॉट सी एस एस, शो कीपर डॉट जी एस। अभी हमें ये तीन कंपोनेंट्स के बारे में पता चला था, तो हम ये तीन कंपोनेंट्स को पहले से बना के रेडी कर लिए। तो अब हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए, तो चलिए हम अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इन सब फाइल्स को अभी कट कर दे जिनका भी काम नहीं है। तो सबसे पहले हम हेडर में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि रिएक्ट को इंपोर्ट करें। फिर दूसरा स्टेप हेडर डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम हेडर कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है सिंपल मेथड से। तो ये रिटर्न करेगा div क्लास, क्लास नेम में से हेडर देता हूँ। फिर अगर इसके अंदर हम एक h1 टैग लगाएंगे, h1 टैग के अंदर द, तो हमारा ये हेडर कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। एक्सपोर्ट, और हेडर कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमें उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, तो ये हमारा हेडर रेडी है। तो अगर हम वापस app.js में जाते हैं, तो app.js में जाने के बाद हम यहाँ पे उसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर स्लैश हेडर। अभी हम चेक कर ले क्या हमारा हेडर कंपोनेंट यहाँ आ रहा है। हमने यहाँ पे हेडर इंपोर्ट किया, यहाँ प्लेस नहीं किया है। हमारा हेडर कंपोनेंट यहाँ पे दिखने लगेगा। चलिए अब कुछ स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग मैंने पहले से रेडी रखा हुआ है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी मार्जिन आई हुई है, तो इंडेक्स डॉट जेएस में इंडेक्स के सी एस एस को, ऑल सी एस एस को मैं यहाँ पे मार्जिन नन कर रहा हूँ, जीरो। तो इंडेक्स पे सेव हो गया। अब ऐप डॉट सी एस एस में आने के बाद ऐप का, अभी ऐप पे रहने देते हैं। अभी ऐप वैसे उतना नेसेसरी नहीं है हेडर पे। अब हम डायरेक्ट आते हैं। हेडर का सी एस एस मैंने रेडी रखा हुआ है, तो मैं हेडर का सी एस एस यहाँ पे प्लेस कर दूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब अगला कंपोनेंट्स जो होगा होने वाला है हमारा, वो होगा हेडर का कंप्लीट होने के बाद ऐड कीपर। तो चलिए इसमें आते हैं। यहाँ भी वही स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हेडर डॉट जेएस में आने के बाद कॉपी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना,
कॉन्स्ट ऐड कीपर इक्वल्स ये रिटर्न करेगा इसके अंदर रहेगा तो क्लास नेम में शो कीपर दे देता हूँ। हम जाके देखिए अपने नाम में पेज पे इनपुट एक्सपोर्ट ऐड कीपर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड कीपर। तो ये हमारा ऐड कीपर कंपोनेंट बन गया। इसे ऐप डॉट जेएस में जाके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्लैश ऐड कीपर सेव और हेडर के नीचे हम अपना ऐड कीपर कंपोनेंट्स को प्लेस कर देंगे। ये हमारा शो कीपर एक्चुअली ये ऐड कीपर है, तो यहाँ पे शो कीपर नहीं, मुझे ऐड कीपर करना है। ऐड कीपर हमारा ये कंपोनेंट है, ये जहाँ पे हम कीपर की फाइल्स आके ऐड कर देंगे, फिर कुछ वैल्यू लेके ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा ऐड कीपर कंपोनेंट हो गया। अभी मैं आपको अपने प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट रहेगा। उस लिस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करेंगे। इम्पोर्ट यूज स्टेट कॉन्स्ट लिस्ट सेट लिस्ट या ये एक एम्प्टी है। ये मैंने यूज स्टेट हुक का यूज किया है, जो हमें एक स्टेट वेरिएबल स्टैब्लिश करने का। तो यहाँ मैंने एक स्टेट वेरिएबल का यूज किया है यूज स्टेट के मदद से, जो कि एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज किया है। अगर ये सब कैसे यूज करते हैं, अगर आपको चाहिए और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं रिएक्ट के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज जल्द ले आऊँ। तो ये मैंने एक कीपर लिस्ट का एक वेरिएबल ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस कीपर लिस्ट को मैं अपने अलग अलग कंपोनेंट से बाद में भेजूंगा, जो कि डेटा हमारा स्टोर करके शो करेगा। तो अब ऐड कीपर मैंने स्टैब्लिश कर लिया। चलिए अब ऐड कीपर पे वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपोनेंट का नाम आप हमेशा कैपिटल में रखिएगा। तो आपने अगर स्मॉल भी लिख दिया हो तो इससे सबसे पहले सुधार ले। फिर यहाँ पे मैं अब अलग अलग एलिमेंट्स लूंगा। पहला इनपुट, दूसरा टेक्स्ट एरिया, तीसरा ऐड बटन। तो मैंने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन तीनों को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इनपुट है, जिसका नेम टाइटल रहेगा, और इसमें हमारा टाइटल आएगा। दूसरा ये टेक्स्ट एरिया है, जो जिसका नेम डिस्क्रिप्शन है, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा। ये मेरा ऐड बटन है। तो अभी हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का ज़रूरत है, एक कीपर ऑब्जेक्ट और दूसरा एक यूज स्टेट का। यूज स्टेट की मदद से हम ये कीपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल स्टोर करेगा। और एक फंक्शन हैंडल चेंज क्रिएट करेंगे, जो कि चेंज होने पे हमारा वैल्यू को इसमें स्टोर करेगा। और ऐड फंक्शन, जो कि हमारा फंक्शन को ऐड कर देगा हमारे कीपर के लिस्ट में। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक यूज स्टेट का क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम देते हैं कीपर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सेट कीपर ऑब्जेक्ट यूज स्टेट। हम यहाँ यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना जरूरी है। तो अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो इसे आप इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो यूज स्टेट जिसे हम इनिशलाइज करेंगे,
एक ऑब्जेक्ट के रूप में जिसके पास दो की वैल्यू पेयर होंगे। फर्स्ट होगा ये टाइटल, दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन। अभी मैंने इसे एम्प्टी इनिशियलाइज किया है, तो ये हमारे वेरिएबल हो गया। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा हैंडल चेंज, जो कि हमारे टाइप करने पे चेंज होने के वैल्यू को स्टोर करेगा। ये एक पैरामीटर लेगा जो कि है इवेंट। इवेंट को मैं दिखाने के लिए ई का यूज़ कर रहा हूँ, इवेंट लेगा। और सबसे पहले इवेंट जब क्रिएट होगा हमारा, तो इस इवेंट से हमें दो चीज़ मिलेंगे। पहला एक ये नेम जो कि आएगा टाइटल, और दूसरा उसका वैल्यू। तो हम इवेंट से दो चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे कॉन्स्ट नेम कॉमा वैल्यू, इन दोनों को मैंने इवेंट इवेंट डॉट टारगेट से एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस इवेंट के अंदर ये टारगेट होगा, टारगेट के अंदर हमारा नेम एंड वैल्यू होगा। जो भी चेंज हम करेंगे वो इस टाइटल के नेम में आ जाएगा, और उसका वैल्यू जो हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम ये वैल्यू को सेट करेंगे इस कीपर ऑब्जेक्ट में, इस सेट कीपर ऑब्जेक्ट के मदद से। तो सेट कीपर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम अपना एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। जो भी हमारा पहले का वैल्यू रहेगा उसको स्प्रेड कर देगा कीपर ऑब्जेक्ट को, और जो हमारा नेम रहेगा उस स्पेसिफिक नेम के एट्रीब्यूट के पास ये वैल्यू रख देगा। तो हमारा हैंडल चेंज फंक्शन हो चुका है रेडी। तो अभी कॉन्स्ट ऐड फंक्शन क्रिएट करेंगे। अगर ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो अभी हमने बैकएंड रेडी नहीं किया है, तो ऐड में अभी हम सिर्फ अलर्ट कर देंगे कि ऐड बटन क्लिक्ड। ये चेक कर लेगा पहले इफ कीपर डॉट टाइटल। एटलीस्ट हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट में टाइटल हो, तो अगर टाइटल है तो फिर हम ये ऐड कर देगा, अलर्ट कर देगा एडेड। तो हमारा ये रेडी हो गया है। तो इसका सी एस एस मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, तो मैं सी एस एस को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच पाए। ये मैंने सी एस एस यहाँ कॉपी कर दिया है, कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया। तो ये हमारा ऐड कीपर का मेन डिव है जिसको फ्लेक्स बॉक्स मैंने यूज़ किया है। फिर ये इनपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स कॉमन मैंने रखा है ये क्लास, जो कि इनपुट में भी आएगा और टेक्स्ट एरिया में भी आएगा। मैं आपको यूआई दिखा देता हूँ एक बार। कीपर ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, कीपर है कि कीपर लाइन नंबर 13 का 16, लाइन नंबर 13। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। कीपर एंड एडेड इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 19 का 12, लाइन नंबर 19 कीपर ओबीजे ऑब्जेक्ट, और ये एक एडेड एक ये स्ट्रिंग होगा। तो हमारा यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो अब हम जो ऐड कीपर का सी एस एस लिए थे उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे डॉट स्लैश ऐड कीपर डॉट सी एस एस। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो कुछ ऐप में हम अपना सी एस एस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड कीपर को अभी कमेंट आउट किए, तो हमारा ऐप अभी ऐसा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट सी एस एस में जाते हैं, और उसमें हम लोग फिर मैं चाहता हूँ कि एक लीनियर ग्रेडियंट का बैकग्राउंड आए यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक मिनिमम हाइट प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पे मैं एक लीनियर ग्रेडियंट जो कि एक ब्लू कलर से आरजीबी की ओर ग्रीन कलर पे चेंज होते जाएगा। तो अगर हम अपना ऐप देखो तो ये बेहतरीन दिख रहा है हमारा ये लीनियर ग्रेडियंट। तो अब इसके बाद ऐप हमारा रेडी हो गया, ऐप डॉट जी एस। उसके बाद हम अपना ऐड कीपर में जाते हैं, ऐड कीपर को फिर कमेंट आउट कर देते हैं। फिर देखते हैं अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है। तो इसमें एक्चुअली ऐड कीपर में हमारा जो क्लास है शो कीपर, ये नहीं वर्क कर रहा है। तो शो कीपर
एक्चुअली में ये शो कीपर नहीं है, मैंने मिस्टेक किया, ये यहाँ पे ऐड कीपर क्लास होगा। तो हम देखेंगे तो हमारा बेहतरीन दिख रहा है हमारा ये ऐड कीपर क्लास। एक बार फाइनल रिव्यू आप ये देख लीजिए, ये ऐड कीपर क्लास है और यहाँ पे ऐड कीपर है, तो हमारा दो कंपोनेंट लगभग रेडी हो गए। यहाँ पे टाइटल ऐड करने पे, यहाँ पे ऐड करने पे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमारा सही वर्क कर रहा है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं भी है तब भी हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर टाइटल नहीं है और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड नहीं हो। तो अभी तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने यहाँ तक क्रिएट किया। चलिए अब हम अपने आखिरी कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शो कीपर कंपोनेंट। तो अ, ये सब मैं अभी बंद कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा शो कीपर कंपोनेंट और शो कीपर का CSS। सेम उसी तरह से हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कैपिटल S, ये रिटर्न करेगा। क्लास नेम, कीपर कार्ड का मैंने एक क्लास नेम क्रिएट कर लिया, जो कि उसके अंदर एक H1 होगा और H1 के अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ और दूसरा एक टेक्स्ट एरिया होगा। इसका क्लास नेम होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, या एक और ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे अपना वैल्यू दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, ये सी रखे या तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। तो चलिए अब लगभग हमारा रेडी हो चुका है ये शो केस का आउटर टेम्पलेट। कॉपी करके 4 बार मैंने पेस्ट कर दिया, तो अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट शो, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और इसका CSS ऐड किया जाए, तो इसका CSS मैंने रेडी रखा है। जैसा कि आप UI में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये डिलीट आइकन है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि फॉन्ट ऑसम का मैंने यूज़ लिया है ये आइकन के लिए। तो फॉन्ट ऑसम का अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें फॉन्ट ऑसम का एक CSS चाहिए, तो उसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट ऑसम CDN हम सर्च करेंगे गूगल में, तो फर्स्ट लिंक ये cdnjs.com का आता है। तो यहाँ से आने के बाद हम ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो उसके बाद हमें अपने बेसिक फाइल ये पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html यहाँ पे पेस्ट करना होगा हेड के अंदर। ये कॉपी लिंक टैग वापस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये टैग हमारा रेडी हो गया यहाँ पे।
तो अब इसके बाद हमें वापस जाना है गूगल में और यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो यहाँ से हम अब आइकन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का आइकन हमें सर्च करना है, डिलीट। तो डिलीट पे प्रेस करेंगे कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये बेटर रहेगा हमारे लिए। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसे ये टाइटल के बगल में ही यहाँ पे आए, तो इसे अब तो सेव कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए, इसका काम है शो कीपर के पास टाइटल के H1 टाइटल के बगल में ही यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ सभी में। यहाँ हमारा आइकन आ गया। तो जैसा भी आप करेंगे देख सकते हैं मैंने शो कीपर का CSS को import डॉट स्लैश कीपर डॉट CSS को इम्पोर्ट कर लिया। और चूंकि ये डिलीट आइकन मैंने लगाया है तो डिलीट आइकन का एक CSS भी मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास नेम दूंगा इसे डिलीट आइकन का, ताकि मैं इसे अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकूँ। तो यहाँ पे अब डिलीट आइकन का CSS प्लेस कर देना। तो अब वापस से मैं एड.js में जाके इसे इंपोर्ट करता हूँ। import showkeeper dot slash component slash showkeeper slash showkeeper। और यहाँ पे मैं वापस आ करके showkeeper को यहाँ सेव किया, वापस आया। अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है। तो अब प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि थोड़ा बूटस्ट्रैप का मदद से लेकर के मैं इसे अलग अलग ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप सीरियन को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप सीरियन पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ से ये जो लिंक मिल रहा है हमें इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी इसे भी वापस से उसी तरह से हमें index.html में जाना है और ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी प्लेस करना है। ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया और इसे सेव कर दिया। हमारा बूटस्ट्रैप आ गया है। तो अब हम यहाँ शो कीपर में एक एक्स्ट्रा क्लास का यूज़ करेंगे, शो कीपर। और यहाँ पे हम एक रो क्लास का यूज़ करेंगे, रो। और कीपर कार्ड है यहाँ पे MD। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसकी मदद से हम अ, अपने ग्रेड सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए ये हो गया। अब हम अपना प्रोजेक्ट जाके देखें, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है पर इसका ये आउटर बॉक्स जो है अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो चलिए CSS में वापस जाके चेक करते हैं। हमारा आउटर बॉक्स का नाम है शो कीपर। देखिए यहाँ पे शो कीपर का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया और यहाँ पे CSS जो है CSS में शो कीपर का KEE है। तो कभी कभी टाइपोज होंगे तो उन्हें ढूंढना धीरे धीरे अब आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो अभी हो जाने के बाद हमारा इस जगह पे परफेक्ट आ जाना चाहिए शो कीपर। और यहाँ पे कीपर कार्ड में हमारा यहाँ पे कीपर CARD कैपिटल कार्ड होगा। तो मैं ये सब जगह चेंज कर देता हूँ, कैपिटल कार्ड।
अब हमारा ये कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें डिटेल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कलर पर हमें ये ब्लैक दिख रहा है, जो कि हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें ये टाइटल का कलर अलग चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल क्लास को ऐड कर दूँ मैं यहाँ पे। ये सिर्फ मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लास यूज़ किया हुआ है। तो वापस से शोकीपर में जाने के बाद H1 में क्लास नेम में टाइटल ऐड करना है। H1 क्लास नेम इक्वल्स टू टाइटल, और ये सभी जगह पे तो अब हमारा ये लगभग रेडी हो चुका है। अभी भी मुझे कुछ मिस्टेक दिख रहा है, ये डिलीट आइकन में एक यहाँ पे मैंने क्लास नेम डिलीट आइकन यूज़ किया है, तो ये यहाँ पे पेस्ट मैं कर दूँ डिलीट आइकन में क्लास। अब हमारा ये रेडी हो चुका है यूआई साइड। तो ऐड करने पे ऐड हो गया। अभी जैसे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बैकएंड क्रिएट करने के बाद फंक्शनैलिटी को इसमें इंटीग्रेट कर देंगे बैकएंड को फ्रंट एंड से। तो ऐप डॉट जेएस में मैं बता दूं कि मैंने ये कीपर क्लास कीपर लिस्ट लिया है और सेट कीपर लिस्ट लिया है। तो इसको सेट करने के लिए ऐड कीपर में सबसे पहले हमें कीपर शो कीपर लिस्ट में, तो अगर लिस्ट हमें शो करना है तो प्रॉप्स के रूप में कीपर लिस्ट को हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि हम वैल्यू को शो कर सके। और अगर हमें वैल्यू को शो करना है और सेट करना है तो दोनों की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ सकती है कीपर ऐड कीपर क्लास में। तो कीपर लिस्ट मैंने यहाँ पे भेज दिया, और सेट कीपर लिस्ट फंक्शन भी मैं यहाँ प्रॉप्स के रूप में पास कर देता हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो चलिए अभी इतना पे हम आगे चलते हैं और बैकएंड की तरफ, और फिर बैकएंड स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा रहा फ्रंट एंड। तो बैकएंड के लिए हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। तो वापस आते हैं हमारे कीपैड ऐप फोल्डर में। इस फोल्डर में आने के बाद अब हम बैकएंड फोल्डर खोलेंगे, फिर यहाँ ओपन विथ VS कोड कर देते हैं। मैक्सिमाइज करूँ सबसे पहले टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और फर्स्ट स्टेप है हमारा नोड बैकएंड स्टार्ट करने के लिए, वो npm init। ये एंटर करने के बाद ये कुछ वैल्यूज आपसे पूछेंगे, जैसे आपका पैकेज का नेम क्या है, तो मैं ऐप दे देता हूँ। फिर वर्जन 1 डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, इसमें देना चाहे तो वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही कर दे रहा हूँ। फिर ठीक है, तो हमारा अभी इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट आप देखिएगा कि इंडेक्स डॉट जी एस है, तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट जी एस। ये हमारा मेन फाइल है बैकएंड के लिए। तो इंडेक्स डॉट जी एस क्रिएट कर लिए। तो अब हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे कि एक्सप्रेस, मोंगूज। तो सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल npm आई करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm आई एक्सप्रेस, कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम एपीआई कॉल कराएंगे, और उसके बाद मोंगूज। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं इसे इंपोर्ट मैं बता दूं कि अभी तक इसमें हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस करते हैं इसमें। नोड में हम लोग मोस्टली ऐसे करते हैं, पर रिएक्ट में हमने देखा हुआ कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम वापस से रिएक्ट में आए तो यहाँ पे हम देखें कि कोई भी पैकेजेस वगैरह को हम इंपोर्ट करते हैं, तो सेम इसी तरह अगर हम चाहते हैं तो हम इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पैकेज डॉट जेसन में आने के बाद अ, यहाँ पे मेन के नीचे ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल, आप ये कर दीजिए। तो इतना करने के बाद तो
आप इस नॉर्मल पैकेजेस की तरह इसे भी आप इसमें भी आप पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं ये हटा देता हूँ, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट कॉर्ड्स ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है के लिए होता है, जो कि एपीआई कॉल कराएंगे तो अलग अलग एंड से हम एपीआई कॉल करा सकते हैं इसके। और ये मॉन्गूज, मॉन्गूज एक मोंगोल डीबी के वर्क करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे काम को आसान कर देता है। मोंगोल जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए जे क्वेरी है, उसी तरह से मोंगो डीबी पे वर्क करने के लिए हम इजी बनाने के लिए हमारे पास मोंगूज फ्रेमवर्क है। चलिए हमने तीनों इंपोर्ट कर लिया है, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को स्लाइस करना पड़ेगा, फिर ये कुछ चीज़ें जो हमें यूज में आएंगी, एक्सप्रेस डॉट URL, ये जो मैं करते जा रहा हूँ आप याद रखिए और इसे यूज कीजिएगा। ऐप डॉट यूज कोर्स, कोर्स को भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब चेक करने के लिए सबसे पहले ऐप डॉट गेट राउट एक क्रिएट करते हैं स्लैश पे, और ये लेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड बैकएंड कनेक्टेड, और ऐप ऐप डॉट ये एक्चुअली मैं पोर्ट 3001 पे मैं इसे रन कराता हूँ, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा, उसके बाद ये कंसोल करेगा। बैकएंड क्रिएटेड है पोर्ट 3001, तो हमारे ये बैकएंड का सबसे बेसिक टेम्पलेट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बैकएंड स्टार्ट करने के लिए नोड इंडेक्स डॉट जीएस का यूज़ कर सकते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जीएस नॉट फाउंड, तो एरर किस में बता रहा है ये, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इंडेक्स डॉट जीएस है। आप नोड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैसेज आ गया बैकएंड क्रिएटेड पोर्ट 3 डॉट, लेकिन जब भी आप कोई वैल्यू अपने यहाँ चेंज करके सेव कीजिएगा तो ये हर बार ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग नोडमैन का यूज़ करते हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कैसे नोडमैन को इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉल करने के बाद नोडमैन इंडेक्स डॉट जेएस आपको इंस्टॉल करने के लिए npm nodman और जिसे ग्लोबली सेव कर लेना है। सेम प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिख जाएगा ऑनलाइन। फिर उसके बाद नोडमैन इंडेक्स डॉट जेएस से उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम कुछ भी सेव करेंगे, जैसे कंट्रोल एस मैं अभी दबा रहा हूँ तो कंटिन्यू या ऑटोमेटिक चेंज होके रिस्टार्ट कर दे रहा है हमारे बैकएंड सर्वर को। तो अब वापस से हम यहाँ पे आते हैं, फिर लोकल होस्ट 3000 पे हमारा फ्रंट एंड रन कर रहा है, और लोकल होस्ट 3001 पे हमारा बैकएंड रन कर रहा है। 3001 पे कॉल किया तो बैकएंड कनेक्टेड का मैसेज आ गया। ये मतलब होम राउट पे हमारा बैकएंड ने ये रिस्पॉन्स भेजा, बैकएंड कनेक्टेड। अगर यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लिख दूँ तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा बैकएंड अब सही रन कर रहा है। तो अब बैकएंड पे हमें देखा जाए तो 3 एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। पहला एपीआई जो कि सारे कीपैड के लिस्ट को फेच करने के लिए, दूसरा एक कीपैड के लिस्ट को ऐड करने के लिए, तीसरा
कीपर को डिलीट करने के लिए। तो मैं एपीआई को ऐसा सेट करता हूँ, एपीआई स्लैश गेट ऑल। फर्स्ट एपीआई ऐसे रहेगी, फिर दूसरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब अगला मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, दोनों क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। गेट ऑल ऐड न्यू और स्लैश डिलीट। अभी मैं इसे एमडी कर देता हूँ। अब हमें मोंगोडीबी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम मोंगूस को क्रिएट करते हैं। तो मोंगूस से अपने डेटाबेस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मोंगोडीबी को अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए हम मोंगूस डॉट कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। और अगर लोकली आपको कनेक्ट करना है तो आपको मोंगो मोंगो लोकल होस्ट की यूआरएल, जो कि हमारे पास ये लोकल होस्ट मोंगो डीबी कोलोन लोकल होस्ट, ये पोर्ट मैं आपको बता दूँ। अगर हम मोंगोड सर्च करके इसे कमांड को रन करते हैं तो ये हमारा लोकल होस्ट के पोर्ट 27,017 पे रन कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसे 27,017 पोर्ट पे रन करा देंगे स्लैश। अब हमें डेटाबेस का नाम चुनना होगा। मैं नाम चुनता हूँ माई माई कीपर एट डीबी। थोड़ा अच्छे से देखना कीपर एट डीबी, ये इतना हो गया। और इसमें कुछ कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स अब है जो कि ज़रूरी है, तो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आप ऐड करते जाइए। यूआरएल और यूनिफाइड टोपोलॉजी। तो अब ये दो फील्ड मोंगोडीबी ने मोंगूज ने रिक्वायर कर दिया हमें कनेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों आप अपने में ऐड जरूर कर लीजिएगा। मैं इसे ऐप के नीचे यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन अगर यहाँ पे लगा दूँ डॉट डॉट लॉग कनेक्टेड, हम अपना डेटा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मैसेज आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड एंड बैकएंड क्रिएटेड एट पोर्ट 3001। मतलब डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली क्रिएट होके कनेक्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करेंगे, अपने कीपर के लिए हम अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे। हमें 3 स्टेप में फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्कीमा क्रिएट करेंगे, उसके बाद मॉडल क्रिएट करेंगे उस स्कीमा से, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं उस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम अपना कीपर का स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्स्ट कीपर स्कीमा बराबर डॉट स्कीमा, जहाँ पे हमारे पास दो की वैल्यू पे रहेंगे। टाइटल, जैसा कि हमने अपने फ्रंट एंड में डिफाइन किया था, टाइटल हमारा स्ट्रिंग का होगा, कॉमा, और डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग का होगा। तो ये हमारा mongoose का स्कीमा क्रिएट हो गया, कीपर स्कीमा। तो अब हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट कीपर इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। नेम हम इसका कीपर ही देंगे। मैं मोस्टली ये नेम और ये नेम सेम ही रखता हूँ। और ये नेम कीपर होगा और स्कीमा भी ये कीपर स्कीमा यहाँ पर रहे। तो हमारा ये कीपर का स्कीमा भी मॉडल भी तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस हम फ्रंट एंड में जाएंगे। जैसे
अगर हम ऐड करते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ पे पहुँचाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, फिर हम उसे इस कीपर में स्टोर कर देंगे। तो अगर हम ऐड फ्रंट एंड में जाते हैं, तो फ्रंट एंड में जाने के बाद इनका काम फ्रंट एंड में जाने के बाद ऐड कीपर डॉट जी एस है। तो ऐड कीपर डॉट जी एस में जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों अलर्ट को हटा करके, अलर्ट हटाने के बाद यहाँ पे अब हमें ज़रूरत पड़ेगा एक्सियोस का। एक्सियोस हमारे बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन में जाके मैं देख लूँ अभी मैंने इंस्टॉल किया है कि नहीं, हमारे यहाँ एक्सियोस अभी इंस्टॉल नहीं है। तो इस फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में तो न्यू टर्मिनल में क्लिक करके एक्सियोस, तो हमारा एक्सियोस इंस्टॉल होने के बाद वो यहाँ पे दिखने लगेगा। मैंने बाहर में क्लिक कर दिया जो कि नहीं करना था मुझे, ये बाई मिस्टेक हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। कीपैड ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पे फ्रंट एंड फोल्डर में इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। फ्रंट एंड फोल्डर में सीडी करके हमें इसे कीपर ऐप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें एक्सेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो इस फोल्डर के अंदर आना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेस इंस्टॉल हो जाएगा, वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ऐड कीपर में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ एक्सियोस को कॉल करेंगे, एक्सियोस डॉट, यहाँ हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। वापस से पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, यहाँ हमारा एक्सियोस यहाँ आ गया। तो हम एक्सियोस पे पोस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक्सियोस डॉट पोस्ट हमारा एपीआई का यूआरएल होगा ऐसे। यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, और जो हमने सेट किया है हमारा बैकएंड अभी इस पे रन कर रहा है स्लैश, ये हमारा होम बेस यूआरएल हो गया। और उसके बाद जो हमने बैकएंड में सेट किया ये स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन, तो इसे हम वापस यहाँ पे ला के रख देंगे। तो हमारा ये एपीआई का यूआरएल हो गया, और यहाँ पे हम कीपर ऑब्जेक्ट ही भेज देते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये कीपर ऑब्जेक्ट वापस इसके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में चला जाएगा, और ये टाइटल डिस्क्रिप्शन वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो ये आने के बाद डॉट देन, ये प्रॉमिस रिक्वेस्ट है तो इसलिए डॉट देन यहाँ पे ये रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देने के बाद अभी हम रिस्पॉन्स को कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा ऐड पे क्लिक करने पे ये वर्क हमारा होगा। तो अब हम वापस जाते हैं हमारे फ्रंट एंड से, और हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, और बैक एंड पे जाने के बाद हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा। तो ऐड न्यू में आने के बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिक्वेस्ट को, फिर देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ से भेजेंगे फ्रंट एंड से, वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ठीक है, हमारा बैक एंड रेडी हो चुका है। फ्रंट एंड में जाते हैं, रिफ्रेश, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अगर कोई भी आप एपीआई वगैरह कॉल कराते हैं तो सबसे पहले इजी वे होता है ट्रैक करने के लिए ये नेटवर्क टैब। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लीजिए, फिर आपको एक ये यहाँ पे क्रोम डेवलपर टूल ओपन होगा, फिर नेटवर्क में जाइए। नेटवर्क में जाने के बाद और या एस एच आर, आप एक्स एच आर पे सेट कर लीजिए। उसके बाद आप ऐड कीजिएगा, कोई एपीआई कॉल होगा वो यहाँ पे शो कर देता है। तो एपीआई हमने कॉल कराया, इस पर क्लिक किया तो हेडर में हमने दो चीज़ भेजा, एक डिस्क्रिप्शन में वर्ड और दूसरा टाइटल में हेलो। ये हेडर यहाँ पे हमने भेजा था फ्रंट एंड से, एपीआई कॉल कराया और ये कीपर ऑब्जेक्ट भेजा, मतलब फ्रंट एंड से हमारा डेटा सही जा रहा है। और बैक एंड में आने के बाद हमने देखा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कॉन्सोल जब मैंने किया तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ हमें यहाँ पे अपने बैक एंड में मिल गई। अब इस डेटा को हम स्टोर करा देंगे अपने डेटाबेस में। तो चलिए स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल और
डिस्क्रिप्शन को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से बाहर निकाले, टाइटल डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो अब हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने बाहर निकाल लिया। अब हम एक मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉस्ट कीपर ऑब्जेक्ट बराबर न्यू कीपर, जो कि पैरामीटर में लेगा टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन इक्वल टू। मैं यहाँ बता दूँ, हमारा mongoose का स्कीमा ऐसा है कि यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ आना कंपलसरी है। अभी तक तो हमने जैसे डिफाइन की ये दोनों आना चाहिए, टाइटल जो कि एक स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ये स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ये टाइटल बता रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट का ये टाइटल होगा, जिसके अंदर वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू जो हम भेजेंगे, और ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे की, इसका वैल्यू में ये जो की आया है तो उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। या इसे हम शॉर्ट हैंड मेथड से इजी या सिंपल बनाने के लिए ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा अभी, कीपर ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कीपर ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चांसेस है कि एरर आएगा, तो हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे और एरर को चेक करेंगे। अगर एरर है, इफ एरर, तो हम क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग एरर, और अगर एरर नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्ट ये इजीली सेव हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। हमारा बैकएंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया 43,000। तो अब हम वापस यहाँ जाके टाइटल में ऐड करते हैं, टाइटल 1 और डिस्क्रिप्शन 1। अब हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। तो हम बैकएंड में जाते हैं तो ये कंसोल हो गया हमारा, और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया है। तो अब डेटाबेस चेक करने के लिए हम रोबो 3D का यूज़ करेंगे। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे एक एरर आया है जो कि आप देख सकते हैं, कीपर डॉट इंसर्ट वन बफर टाइम टाइम्ड आउट आफ्टर 10 सेकेंड। तो अगर हम एरर चेक करें तो मुझे दिख गया यहाँ पे हमने स्लैश टू मिस कर दिया है, तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए। तो अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पे टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन 1 ऐड किए, तो हमारा बैकएंड में जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा। तो अब वापस हम अपने रोबो 3D में जाते हैं और ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं अब हमारा माई कीपर ऐप डेटाबेस आ गया है। और कलेक्शन में जाने के बाद कीपर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अब आ चुका है। टाइटल 1 दो बार स्टोर हो गया, एक पहले का एक बाद का। तो अगर हम यहाँ पे अब जाके टाइटल 1 2 कर दे, डिस्क्रिप्शन 1 2 करके ऐड करेंगे, तो अभी हमारा डेटाबेस में यहाँ पे आ चुका होगा। तो ऑब्जेक्ट 3 में जाके देखने पे देख रहा है कि अब 1 2 आ चुका है। तो हमारा फ्रंट एंड सक्सेसफुली बैक एंड से कनेक्ट हो गया है, और ये हमारा डेटा को स्टोर कर दे रहा है मोंगोडीबी के डेटाबेस में। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर होने के बाद हम चाहते हैं कि एक नया लिस्ट जो हमारा बनेगा, जैसे अभी ये 3 ऑब्जेक्ट का बना, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट की वापस से फ्रंट एंड पे भेज दे ताकि फ्रंट एंड पूरा उसे दिखा सके। और सेम इसी तरह से अगर चौथा ऐड होगा तो चौथा चारों लिस्ट भेज देगा, पांचों का लिस्ट भेज देगा। तो अब हम क्या करेंगे, बैकएंड में जा करके हम एक और mongoose का यूज़ करेंगे फंक्शन का, जो कि है फाइंड फंक्शन, जो कि हमें एक एरे रिटर्न करता है सारे ऑब्जेक्ट्स का उस मॉडल का। कीपर डॉट फाइंड, और इसके पैरामीटर में हम ये दे देंगे, हाँ एम्प्टी पैरामीटर दे देंगे। तो इससे ये सारे के सारे पैरामीटर को ये फेच करके सारा एक एरे के रूप में हमें ला करके दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, कॉल बैक में ये हमें एरर देगा और कीपर लिस्ट देगा। तो अब इफ एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर एरर नहीं है
एल्स अब हम क्या करेंगे, ये जो कीपर लिस्ट मिला है हमें, हम इसे वापस से रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड को भेज देंगे। तो हम रिस्पॉन्स भेजने के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस कोड दे देना अच्छा रहता है। स्टेटस यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस 200 कोड होता है, स्टेटस को 200 डॉट सेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीपर लिस्ट को हम यहाँ पे फ्रंट एंड में सेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे सेव किए, तो हमारा बैकएंड सेव हो चुका है और जो भी कंसोल हमने किया था उसे क्लियर कर देते हैं। तो हमारा बैकएंड अब रन हो चुका है। तो अब हम फ्रंट एंड में जाके जो भी डिटेल हम यहाँ पे सेंड करेंगे, तो अब हम नेटवर्क टैग में जाने के बाद देखते हैं, तो हमें यहाँ पे एक ऐड करिए, तो हमारे ये एपीआई कॉल हुआ, जिसका हेडर में हमने दो वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन 1 2 और टाइटल 1 2। और इसका प्रीव्यू पे क्लिक करने पे हमें ये डेटा मिलता है जो कि हमारे बैकएंड ने भेजा है। तो ये डेटा हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स में से। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा जो मिलेगा, अभी यहाँ 5 है तो अगले वाले में 6 हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो अगला वाला में 7 आएगा। और रोबो 3D में जा करके हम वापस से री एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल 7 से 8 हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो एक बार मैं अभी डेटाबेस के डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ, री एग्जीक्यूट क्वेरी। हाँ, अभी हमारा डेटाबेस एम्प्टी हो चुका है। तो वापस से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ये भी नेटवर्क टैग क्लियर कर दूँ, ऐड करूँगा। तो ये हमारा प्रीव्यू में एक ऑब्जेक्ट आया, ये इसमें सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है और उसकी आईडी है, और हेडर में हमारा यही किया। तो हमारा बैकएंड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, फ्रंट एंड के साथ ये इंटीग्रेट भी हो गया है। तो अब हमारा अगला काम क्या है कि ऐड होने के बाद ये रिक्वेस्ट हमको वापस भेज दे रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ये सारा ऑब्जेक्ट के लिस्ट को फेच करके हमको प्रोवाइड कर दे रहा है फ्रंट एंड को। तो ये ऑब्जेक्ट ही तो, यही सेम वर्क हमें करना था गेट ऑल के लिए। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और गेट ऑल में पेस्ट कर दूंगा। गेट ऑल का भी काम यही है कि जैसे ही गेट ऑल का एपीआई कॉल हो, तो वैसे ही आप हमें सारा ऑब्जेक्ट फाइंड करके हमें रिस्पॉन्स में भेज दीजिए। तो हमने एक साथ दो दो एपीआई क्रिएट कर ली। तो अब हम जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के होम पेज पे। ये फ्रंट एंड का ऐप डॉट जी एस है। तो अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ऐप डॉट जी एस, ये तो हमने मैनुअली ऐड किया था, यहाँ पे शो कीपर के अंदर जा करके हमने ये हार्ड कोड करके यहाँ पे रखा था। पर अभी हम चाहते हैं कि ऐप डॉट जी एस में अगर ये लिस्ट में जैसे ही ऐप लोड हो, इस लिस्ट में हमारा सारा डेटाबेस से वैल्यू फेच होकर ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए हम एक हुक का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट। तो इसे यूज करने के लिए हम एक यूज इफेक्ट डिफाइन करेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और यहाँ पे हम एपीआई को कॉल कराएंगे एक्सियोस के मदद से, गेट ऑल का एपीआई को। तो इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये करने के बाद अब हम एपीआई को कॉल करेंगे एक्सियोस डॉट, यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में हमने ये गेट रिक्वेस्ट किया है। तो अब वापस ये बेस यूआरएल जो हमारा ये है, इसे कॉपी करेंगे और एक्सियो डॉट गेट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ पे ऐड न्यू नहीं, हमारा एपीआई में गेट ऑल है, तो गेट ऑल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये मेरा एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पे कुछ पास करने की जरूरत नहीं, डॉट, क्योंकि ये प्रॉमिस है। तो अगर ये कंप्लीट हुआ तो डॉट, देन अगर इसको कुछ यहाँ पे रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स आता है इसके, तो उस उस रिस्पॉन्स को ले करके कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो जैसे ही अब हमारा ये ऐप लोड लेगा, तो ये एपीआई को कॉल करेगा और एपीआई कॉल करने के बाद उसे एक रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को हम कंसोल डॉट लॉग करके रिस्पॉन्स में हम चेक करते हैं कंसोल के अंदर क्या रिस्पॉन्स आया। ये एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे एरे है ऑब्जेक्ट्स का, उसके ऊपर में ये रिस्पॉन्स का एक पूरा पैकेट के अंदर ये एरे को फिट करके ये रिस्पॉन्स भेजता है। तो एक्चुअली में हमको इस रिस्पॉन्स के अंदर से हमें एक ये एरे का पैकेट निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे रहता है, रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स के अंदर में रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम डेटा यहाँ पे भेजते हैं तो डेटाबेस में स्टोर होने के बाद रिस्पॉन्स में हमारा क्या आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। अगर हम सक्सेसफुली यहाँ पे हम सेव कर लेते तो हमारा एक कंसोल होगा कुछ डेटा। ये हमारे रिस्पॉन्स पे ये ऑब्जेक्ट आया, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, ये डेटा है, हेडर है, रिक्वेस्ट है। तो हेडर वगैरह ये सारे रिस्पॉन्स के अंदर पैक करके दिए गए हैं। तो ये डेटा हमें जिस चीज़ का काम है वो ये डेटा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ASDF ऐड किया तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 ऐड कर दिए और 1 2 3 4 ऐड कर दिए फिर सेंड किए, तो ये दोबारा कंसोल हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अब डेटा के अंदर 3 डेटा आ गए, इसके अंदर 1 2 3 4 आए हुए। तो हमें सिर्फ ये रिस्पॉन्स का डेटा से मतलब है, बाकी इसका हमको काम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया पूरे डेटाबेस का। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सेट कीपर लिस्ट के अंदर इसे स्टोर करा देंगे। तो इससे होगा कि जो रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिला वो हमारे कीपर लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ये इस कीपर लिस्ट के अंदर। तो अब कीपर लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया, तो अब सो कीपर को हमने क्या किया कि कीपर लिस्ट को अंदर हमने भेज दिया है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही ऐप हमारा लोड लिया, सारा डेटा हमें इस कीपर लिस्ट के अंदर यूज इफेक्ट की मदद से आ गया। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, इसमें डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पे अभी हमने एम्प्टी रखा है, ये मिस मत कीजिएगा वरना ये कंटिन्यूस API को कॉल करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी दे दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे कीपर लिस्ट के अंदर ये स्टोर हो चुका है डेटा। तो एक बार हम ये करने के बाद कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कीपर लिस्ट। तो अब हमारा डेटा स्टोर होने के बाद कीपर लिस्ट के अंदर हमें अपना डेटा मिल जाएगा और ये हमें फ्रंट एंड में दिख जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हाँ कीपर लिस्ट के अंदर वैल्यू आ चुका है। तो हम कंसोल में गए तो ये कीपर लिस्ट के अंदर देखिए 3 वैल्यू हमें दिख गया। तो हमारा प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अब इस कीपर लिस्ट को हमें क्या करना है, सो कीपर को भेज देना है। अब कहना है कि ठीक है हमें ये लिस्ट मिल गया है, तो अब सो कीपर तुम्हारा काम है ये सारा इसके अंदर जो भी है उसे तुम दिखा दो। तो हमें अब ये हार्ड कोडेड ये टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कीपर लिस्ट को हम डायरेक्ट शो कीपर की मदद से मैप फंक्शन का यूज़ करके हम इसके अंदर दिखा देंगे। तो हमें इसका अभी काम नहीं है, इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि हमें ये प्रॉप्स में मिला कीपर लिस्ट, तो प्रॉप्स से हमें बाहर निकालना पड़ेगा कीपर लिस्ट। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि सही हो, या तो आप कॉपी पेस्ट करके वापस यहाँ पे रख सकते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमने ये प्रॉप्स में पास किया है तो वापस से हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया इस वैल्यू को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करेंगे इस JSX के अंदर, फिर कीपर लिस्ट डॉट मैप। अब मैप करेंगे, ये क्या करता है, ये 10 एरे है तो उसमें से हर एक ऑब्जेक्ट को बारी बारी से लूप चलाता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को लूप चलाएगा बारी बारी से, तो हमें ईच ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं कीपर। अब ये कीपर क्या करेगा, अ, इसके अंदर अब हम ये वैल्यू को स्टोर करा देंगे। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले ये डिव में आ जाएगा शो कीपर हो, उसके अंदर ये कीपर लिस्ट को मैप कर दो। तो हर एक एलिमेंट जो कि हर एक बारी बारी के नाम कीपर होते जाएगा और इस चीज़ को रेंडर करते रहेगा। तो इस चीज़ को रेंडर करेगा, पर यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए इसका, कीपर डॉट टाइटल, क्योंकि ये जो कीपर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर टाइटल है हमारा, और इस कीपर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो जिसे हमें यहाँ पे दिखाना है, तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे कीपर डॉट डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, थोड़ा अरेंज कर लूँ अच्छे से, थोड़ा क्लीन दिखेगा। क्लास मैं इसे रीड ओनली कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये एडिटेबल वैल्यू यहाँ पे रखे।
एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस स्पेल्ड कर दिया यूज इफेक्ट का ऐप डॉट जेएस की लाइन के 5 के 20 में। तो ऐप डॉट जेएस के 5 के 20 ये ऑटो इंपोर्ट यहाँ पे कर चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम सही है। तो अब शो कीपर में जाते हैं, और शो कीपर में आने के बाद कीपर टाइटल हमारा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीपर डिस्क्रिप्शन रीड ओनली, हाँ हमारा इतना काफ़ी है। अब वापस से जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आते जा रहा है। टाइटल जो हमारे डेटाबेस में था वो यहाँ पे शो कर रहा है, ना कि जो हमने हार्ड कोड किया था वो। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे अब मैप हो चुका है हमारे फ्रंट एंड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि यू प्रोवाइड अ वैल्यू टू द प्रॉप फॉर्म ऑन चेंज हैंडलर, बट ऑन चेंज और रीड ओनली यूज करने को बोल रहा है। ठीक है, ये मैं समझ गया कि यहाँ पे बता रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज करना है। तो रीड ओनली तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, और इसे हटा देते हैं। तो और एक और दूसरा एरर दे रहा है कि चाइल्ड शुड हैव अंडर की, हाँ की यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम एक मैप कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को बार बार रेंडर कर रहे हैं, तो एक कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो हर एक ऑब्जेक्ट को उससे बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी, आपको याद होगा कि कंसोल में एक आईडी आता है, मोंगोडीबी से ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस कर देता है। ये आईडी अंडरस्कोप आईडी कोलोन, ये आईडी सबका यूनिक होता है जो कि मोंगोडीबी क्रिएट करता है। तो हम वो इसे यहाँ पे पास कर देंगे, कीपर डॉट अंडरस्कोप आईडी, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो हमारा ये वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देख रहे सॉल्व हो गया, वो एरर नहीं दे रहा है। और यहाँ पे क्लास हमने यूज़ कर लिया, जो कि एक्चुअली JSX में क्लास नेम होता है। तो लाइन नंबर कितना पे, इंडेक्स डॉट जेएस का वन ऐप के अंदर, ऐप के अंदर हमने क्लास नेम यूज़ किया है। क्लास नेम, ये रहा क्लास टैग के अंदर, तो इसी क्लास नेम हमने कर दिया। तो हाँ, अब हमारा ये सही काम कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी हम डेटाबेस में ऐड करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे दिखते जाएगा, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ऐड हुआ, अब पर रिफ्रेश करने के बाद अभी ये वर्क करेगा ठीक से ज़्यादा। हम चाहते हैं कि जैसे ही ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है उसको भी वापस से कीपर लिस्ट के अंदर प्लेस करके ऑटोमेटिक अपडेट कर दें। तो ऐड कीपर में जाते हैं, फिर यहाँ से जब ऐड करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इस रिस्पॉन्स का डेटा को हम चाहते हैं कि वापस से हम कीपर लिस्ट के अंदर रख दें। तो अगर हम ऐप डॉट जीएस के अंदर जाएँ तो हमारे पास फंक्शन है ये सेट कीपर लिस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम सेट कीपर लिस्ट को प्रॉप्स के रूप में पास किए हुए ऐड कीपर में, तो सबसे पहले हम यहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं। सेट कीपर लिस्ट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आएगा तो सेट कीपर लिस्ट के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जब जैसे ही कोई वैल्यू हमने ऐड किया, ऐड होने के बाद वो पोस्ट कर देगा, तो फिर उसके बाद जो नया एरे होगा हमारे पास, उसको ला करके कीपर लिस्ट के अंदर रख देगा। तो कीपर लिस्ट के अंदर रखने पे हमारा कीपर लिस्ट ये अपडेट हो जाएगा, और फिर हमारा शो कीपर भी अपडेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा अभी 4 डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है कीपर का। अब यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं, गूगल स्पेलिंग माइनर पे ऐड करते हैं, तो हमारा ये ऐड हो चुका है। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं। फिर समथिंग समथिंग लिखा, फिर समथिंग समथिंग लिखा, फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया। फिर लिखा ऐड किया तो यहाँ आ गया, फिर ऐड किया तो फिर एक और आ गया। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये स्क्रॉल बार जो है हमें हमारे यूआई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल दिखा दूँ कि अगर हमारा डेटा ज़्यादा नीचे जाता है, ऐड करो, तो ये स्क्रॉल बार हमारे थीम पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, और यहाँ पे भी ये जो स्क्रॉल बार है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमारे यूआई के अनुसार, और ये थोड़ा बैड लुक दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना सीएसएस रेडी किया हुआ है, तो उसे मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ।
ये हम चाहते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में रहे अब HTML के, तो हम इसे फ्रंट एंड में इंडेक्स डॉट जीएस के CSS में प्लेस कर देंगे। यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ये हमारे स्क्रॉल बार का वेट बताएगा जो कि 8 पिक्सल है, और फिर जो ट्रैक रहता है हमारा, ये जो साइड में ट्रैक रहता है, ये तो ये जो ट्रैक या रेल के पटरी के ऊपर जो ट्रेन चलता है ऐसे समझ लिए, तो ये रेल का पटरी का डिजाइन है, तो मैं उसे पूरा ब्लैक रखा हुआ हूँ और उसका बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल कर दिया राउंड होने के लिए। एक हम सिंपल ट्रेन की तरह जो उस पटरी पे चलता है, ये व्हाइट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस 10, और शैडो इफेक्ट मैंने ये शैडो दे दिया, और कलर कैसा हुआ तो मैंने लीनियर ग्रेडियंट दे दिया, जो कि ग्रीन से होते हुए चेंज होके वापस ये ब्लू पे आ जाएगा। तो अभी इससे सेव करते हैं और देखते हैं हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। देखिए हमारा यूआई चेंज हो चुका है, यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। साइड में भी आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्क्रॉल बार, और यहाँ पे भी स्क्रॉल बार देख सकते हैं, और पूरे पेज में हमारे स्क्रॉल बार ये हमने चेंज कर दिया। ये अब हमारे यूआई के अनुसार से एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अगर हम इसे कमेंट आउट कर दें, तो आप देखिए कि ये वापस से हमारा स्क्रॉल बार पहले की तरह हो गया। तो स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना पड़ता है, और वापस से हमारा ये आ गया। तो ये रहा हुआ हमारा प्रॉपर्टीज जिसे मैंने मॉडिफाई किया अपने प्रोजेक्ट के अनुसार से। तो चलिए स्क्रॉल बार होने के बाद मैं आपको बता दूं, यूआई में मुझे एक चीज़ और कमी लग रही है, वो है इसकी फॉन्ट की। तो फॉन्ट के लिए मैंने गूगल फॉन्ट, बता दूं, गूगल फॉन्ट फॉन्ट आप ये सर्च कीजिए, उसके बाद वापस यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप गूगल फॉन्ट पे आ जाइए। फिर मैं बता दूं, मैं यहाँ पे 2 फॉन्ट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो शो कीपर पहला फॉन्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है टेक्स्ट यूरीना। तो अगर आपको जो भी फॉन्ट यूज़ करना, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको ये अच्छा लगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि कैसा है। यहाँ पे फिर सेलेक्ट दिस स्टाइल करने पे मैं बताता हूँ फिर ऐसे कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट यूरीना मैंने यूज़ किया था, मैंने पहले से सर्च कर रहा था टेक्स्ट यूरीना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसका टेक्स्ट यूरीना मैंने जो यूज़ किया था वो था अ, ये रेगुलर 400, तो इसको सेलेक्ट दिस स्टाइल कर दी, और सेलेक्ट दिस स्टाइल करने के बाद मैंने दूसरा जो फॉन्ट यूज़ किया था वो कैनिट था। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ, फिर कैनिट पे आकर के वापस मुझे रेगुलर बोल्ड, ये मुझे लाइट 300 का चाहिए, ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ मैंने ये गॉबलिन वन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे ये 2 चाहिए। तो ये जो यूआरएल मैंने यहाँ ये मिला, आप इस यूआरएल को डायरेक्ट अपने एचटीएमएल फाइल में रख सकते हैं, और ये फॉन्ट फैमिली जहाँ भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये यूआरएल मैं लिया और उसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाना है, जो हमारा होम फोल्डर था यहाँ पे। तो यहाँ पे जा करके आप सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैं इसे वापस सही कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट में फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन अब दिख रहा है। यहाँ पे फॉन्ट पहले से अप्लाई हो चुका है। अभी ये द कीपर ऐप का फॉन्ट देखिए, और जैसे ही मैं ये 2 लिंक हटाता हूँ, तो वैसे ही अब हमारा सिंपल हो चुका है। तो फॉन्ट यूज़ करने के लिए आप वहाँ से सिलेक्ट कीजिए उस यूआरएल लिंक को, कॉपी कर लीजिए स्टाइल सीट को, और वापस से जहाँ भी आपको यूज़ करना है, तो इस कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, जिस जगह पे भी आपको यूज़ करना है, तो उस जगह पे जा करके आप CSS में उस जगह पे जाके प्लेस कर, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स के लिए मैंने ये कनेक्ट का यूज़ किया, आप प्लेस कर दीजिए, फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो ऐड करने पे हमारा डेटा भी ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे SDF ऐड हो गया, अगर मैं 1 करूँ फिर ऐड करूँ तो ये भी ऐड हो गया। तो अभी अगला जो हमारा बाकी है वो ये है कि अगर हम इस पे डिलीट करें तो डिलीट कैसे करें। डिलीट पे वर्क करना है, तो वापस हम आ जाते हैं शो कीपर ऐड, हाँ शो कीपर टैब पे आना पड़ेगा। यहाँ जो हमने डिलीट आइकन बनाया है, इस पे अब हम एक न्यू
फंक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। इस पे हम एक फंक्शन लगाते हैं ऑन इक्वल्स टू डिलीट। ये डिलीट पे क्लिक करने पे वो एक एपीआई कॉल कराएगा जो कि बैकएंड में जा करके उसे डिलीट कर देगा उस पार्टिकुलर आईडी वाले हमारे डेटा को। तो यहाँ पे हमें एक्सियोस का यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। फिर अब हम क्या करेंगे, डिलीट इक्वल्स टू कॉल बैक फंक्शन। और एक्चुअली हम डिलीट कीवर्ड को फंक्शन के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक्चुअली एरर देगा हमें। तो मैं नेम को डिलीट कीवर्ड कर देता हूँ क्योंकि डिलीट एक रिजर्व कीवर्ड है। तो डिलीट कीवर्ड कर दिया मैंने, और डिलीट कीवर्ड के बाद अब हम क्या करें, एक्सियोस डॉट पोस्ट। तो हमें पोस्ट करना है वापस से सेम बेस यूआरएल पे, जो कि हमारा ये था स्लैश एड न्यू नहीं था, एपीआई स्लैश डिलीट था। तो ये करने के बाद हम इसमें डिलीट के अंदर हम एक आईडी पास करेंगे जो कि एपीआई में जाएगा और आईडी मैच करके उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे आईडी डायरेक्ट पास करते हैं तो ये सिंपल एक फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्लिक होने पे हो। सिंपल समझिए कि हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हम ऐसे कॉल करा देते हैं। तो अगर हम ऐसे पास करेंगे आईडी या कोई भी पैरामीटर तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे पास करने पे, ऐसे में रखने पे डायरेक्ट ये पास करने पे कॉल हो जाएगा, तो बिना क्लिक किए ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन का अप्लाई कर देते हैं कि जब तक ये क्लिक नहीं हो तब तक ये कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडी पास कर दिया। ये आईडी एक्चुअली में होगा क्या, ये कीपर कीपर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो हमारा आईडी यही है, कीपर का जो आईडी है वो आईडी हम इसमें पास कर दिए। तो ये पास होने के बाद यहाँ पे पैरामीटर में आ जाएगा एज आईडी के रूप में। तो इस आईडी को लेकर के हम यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं, आईडी इक्वल्स आईडी, या हम शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं आईडी, ऐसे सिंपल भेज दिए। तो ये आईडी हमारा बॉडी में पास हो जा रहा है। तो अगर बॉडी में पास होने के बाद डिलीट होगा, और डिलीट होने के बाद हम चाहते हैं कि ये वापस एक अपडेटेड लिस्ट भेजिएगा बैकएंड से। तो अपडेटेड लिस्ट भेजने के बाद से हम फिर से उस लिस्ट को अपडेट कर देंगे। तो अगर रिस्पॉन्स मेरा आता है तो रिस्पॉन्स में मेरा फिर से वो डेटा आएगा। तो उस डेटा को हम दोबारा से उस सेट कीपर लिस्ट में रख देंगे। तो सेट कीपर लिस्ट मेरा यहाँ था, सेट कीपर लिस्ट जो जिसे हमने ऑलरेडी पास किया हुआ है एड कीपर में, सॉरी शो कीपर में। तो इस सेट कीपर लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे हम पास कर देते हैं। अब इस सेट कीपर लिस्ट को दोबारा हम शो कीपर में यहाँ से प्रॉप्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब सेट कीपर लिस्ट को यहाँ पेस्ट करके अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अब हमारा ये वैल्यू जैसे ही डिलीट करेंगे, डिलीट होने के बाद एक नया एरे आएगा, उसको ये वापस से कीपर लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो हमारा ये फ्रंट एंड अभी तक का रेडी है। तो अब हम जाते हैं बैक एंड में। अब बैक एंड में आने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा रिक्वेस्ट आया। तो सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो हमने आईडी भेजा उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकालिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, अगर कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों लगभग एक ही बात है। तो मुझे ऊपर वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं वही यूज़ करता हूँ। तो हम आईडी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें mongoose का डिलीट एपीआई कॉल कराना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भूल रहे हो तो मैं बता दूँ, आप सिंपल सर्च कीजिए mongoose डिलीट मॉडल। भूल जाने पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक गूगल कीजिए, वापस डॉक्यूमेंटेशन जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सर्च किया mongoose डिलीट मॉडल, तो वापस ही मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। डॉक्यूमेंटों पे ये देखिए एपीआई पे हमें जाना है, क्योंकि अभी हम एपीआई पे वर्क कर रहे हैं। तो एपीआई में जाना है, फिर हम मॉडल्स में आ जाएंगे। तो
आने के बाद आपको अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग फंक्शन दिखेंगे, जैसे क्रिएट, फिर डिलीट मैनी, डिलीट वन, या फाइंड। फाइंड हमने यूज़ किया था गेट ऑल में, तो ये वही, अगर फाइंड बाय आईडी करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करना है, डिलीट मैनी है और डिलीट वन है, तो हमें डिलीट वन करना है। एक डिलीट आइकन पे क्लिक होगा तो एक एक डिलीट होना चाहिए, तो इसलिए तो हम बेटर रहेगा कि डिलीट वन का यूज़ करें। डिलीट वन का हम देख रहे थे कि कैरेक्टर, ये हमारा मॉडल हो गया, तो यहाँ पे आएगा कीपर डॉट डिलीट वन। नेम में हमारा जो हम पास करेंगे वो, तो यहाँ पे हम नेम नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसे, आईडी मिल गया। तो अब क्या करेंगे, कीपर डॉट डिलीट वन, फिर ये क्या करता है, पैरामीटर में हम क्या देंगे, अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू आईडी। ये जो आईडी हमने निकाला उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये डिलीट होने के बाद ये कॉलबैक कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा। अगर अब ये करते हैं कि अगर ये डिलीट करता है इसे, तो डिलीट करने के बाद वापस से हम ये फाइंड करके फिर जो न्यू डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो हम वापस इसे भेज देंगे, ताकि ये रिस्पॉन्स में भेज दे। तो हमारे लगभग रेडी हो गया। तो अभी डिलीट का मैं फ्लो फिर से समझाता हूँ। फ्रंट एंड में जब डिलीट आइकन पे क्लिक करेगा तो वो ये आईडी ले करके आईडी को पास कर देगा बैक एंड में, जो कि इस डिलीट कीपर फंक्शन को कॉल करेगा, पोस्ट कर देगा कि डिलीट करो ये आईडी के साथ। तो हमारा ये बैकएंड में जाएगा, डिलीट पे आया, डिलीट पे आने के बाद आईडी ले लिया, फिर कीपर में जाके डिलीट कर दिया आईडी मैच करके, और उसके बाद फाइंड करके जो पूरा हमारा एरे था दोबारा फाइंड करके रिस्पॉन्स में उसने भेज दिया। तो रिस्पॉन्स में भेजने के बाद हमारा फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स आएगा, सेट कीपर लिस्ट में रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर हम वापस इसे स्टोर कर देंगे। तो हमारा अब लगभग वर्क कंप्लीट हो चुका है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, सारा डेटा हमारा डेटाबेस से आ गया। इसे अब डिलीट करते हैं, डिलीट ASDF है, डिलीट 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 डिलीट। तो हमारा बहुत ही बेहतरीन कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखा कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये क्लियर नहीं हो रहा है इसका डेटा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं ऐड पे क्लिक कर दूँ, सब होने के बाद कीपर ऑब्जेक्ट को मैं क्लीन कर दूँगा, एम्प्टी कर दूँगा। फ्रंट एंड में गया, ऐड कीपर में गया, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये ऐड कर देता है, तो उसके बाद ऐड होने के बाद ये क्लीन कर दे, और डॉट देन रिस्पॉन्ड ना। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस ये जो हमारा कीपर ऑब्जेक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसको फिर से एम्प्टी कर दे। तो सेट इसमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी वापस से कर देगा ये। बस हमारा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ऐड किया मैंने, ऐड हो गया, और हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी हो गया। फिर मैंने यहाँ वन ऐड किया, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर ऐड किया, यहाँ हमारा वन आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर अभी एम्प्टी हो जाएगा, फिर दोबारा ऐड करें, फिर ऐड। तो हमारा ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने अपना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो अब हम जाते हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट का मैं गिट रिपोजिटरी बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप सभी चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, और क्लोन करना चाहे तो क्लोन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।